गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आपका लर्निंग एक्सपीरियंस हमारे साथ अच्छा जा रहा है। हमने अभी शुरू किया है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था और दो ही टॉपिक किए गए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कुछ बच्चों के फेसबुक पे, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू इतना इनकरेज करने के लिए। होपफुली आगे भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही जाएगा। आज हम नेक्स्ट दो टॉपिक कर रहे हैं, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ, सबसे पहले अगर हम बात करें स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आप ये समझिए स्कोप का मतलब रहता है फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि कितने एरिया में, या फील्ड ऑफ स्टडी हम कह लीजिए कि हमारा फील्ड ऑफ स्टडी क्या रहेगा, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल जो है पढ़ने क्या वाले हैं। पूरा एक तरीके से ये समझिए, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स 12 का कोर्स है उसका एक ओवरव्यू आपको आज मिल जाएगा। स्कोप, इसमें हम पढ़ेंगे क्या ओवरऑल। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इसको याद करने के लिए भी हमें, कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, उसको साथ साथ अगर आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपने कुछ टाइम किल कर दिया, आपको फिर से वो चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी बार बार। लेकिन अगर हम कोई साथ साथ समझने के साथ कोई की डेवलप कर लेते हैं उसको मेमोराइज करने के लिए, तो हम बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं फर्दर लर्निंग के लिए, और हम उसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं अपना पढ़ने को, और अपने जो सोचिए जहाँ पर भी उस टेस्ट को, वो उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे। चलिए आज हम करते हैं स्कोप। पहले मैं आपको छोटी सी की शेयर कर देती हूँ। स्कोप जो है टोटल हमारे 6 हैं। 6 को हम कैसे याद करने वाले हैं, हम स्कोप की स्पेलिंग ले लेते हैं। इसमें स्कोप में 5 वर्ड हैं, इसलिए मैं एक लाइन है, इसको भी एक तरीके से हम इसको भी यूज़ कर लेंगे अपने पॉइंट्स को मेमोराइज करने के लिए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे क्या, तो ये चीज़ है। पहले हमारा एस वर्ड आता है, एस पे हम एक डॉलर का साइन लगा दें तो डॉलर से हो गया। यहाँ से हम याद कर रहे हैं कि स्कोप जो है पहला है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, तो ये हमारा है सबसे पहला पॉइंट बनता है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये हमारी एक पूरी यूनिट आती है, आपकी 6 to 8 मार्क्स में आएगी यही यूनिट, ठीक है, रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहले है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में हम 3 चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेशनल इनकम के बारे में 1 2 3 करके याद करिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम, एक तरीके से उसको डिफाइन करना हम सीखने वाले हैं। हम इसको करेंगे कि हाउ टू डिफाइन नेशनल इनकम। अगर मैं आज आपको कहूँ तो आप जो डेफिनेशन दोगे उसमें बहुत सारी कमियाँ, ओवरऑल तो वही है कि पूरे नेशन की जो इनकम है नेशनल इनकम है, बट हाउ टू डिफाइन इट प्रॉपरली, एडुकेटली, वो चीज़ हम सीखेंगे, नेशनल इनकम को डिफाइन कैसे करना है। दूसरा है हाउ टू एस्टिमेट इट, इसको हम एस्टिमेट कैसे करते हैं नेशनल इनकम के। हम बार बार बोलते हैं 2.5 ट्रिलियन का साइज हमारी इंडियन इकोनॉमी का है, तो हाउ टू एस्टिमेट है ना, तो एस्टिमेशन किस तरीके से होगा। और दूसरा नेशनल इनकम के साथ ही और बाकी जो कंसेप्ट आती हैं इससे रिलेटेड, वो सब कंसेप्ट कौन सी हैं और उनका क्या रिलेशन रहेगा नेशनल इनकम के साथ। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा हो गया नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के बारे में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, हाउ टू डिफाइन इट, हाउ टू एस्टिमेट एंड व्हाट आर इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो स्कोप में एस वर्ड से हमने डॉलर बनाया, डॉलर से फिर हमने थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, डॉलर हम मान लेते हैं नेशनल इनकम को, इनकम से रिलेट कर लेते हैं डॉलर को, और वहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट हमें याद आना चाहिए थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है, सबसे पहले वी विल डिफाइन, वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड, हाउ टू एस्टिमेट। एक चीज़ है मेजरमेंट वर्ड यूज़ मत करना नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम मेजर नहीं होती है, अकाउंट्स में आप मेजरमेंट वर्ड यूज़ होते हो, प्रॉफिट मेजर कर सकते हो, लेकिन नेशनल इनकम एस्टिमेट्स बोले जाते हैं, क्योंकि हमारे नेशनल इनकम, नेशनल लेवल के ऊपर जो डाटा है वो पूरा अवेलेबल ही नहीं है। जितने भी हमारे नेशनल इनकम के बारे में डाटा है वो सिर्फ अनुमानित आय, एस्टिमेटेड लिखा जाता है।
तो नेवर यूज़ द वर्ड मेजरमेंट। अगर सही इकोनॉमिक्स टीचर होगा जो करेक्शन कर रहा है आपके पेपर या टेस्ट की, वो यहाँ पर इस चीज़ के नंबर आपके डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है एस्टिमेट नेशनल इनकम। थर्ड है रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ये हमारा हो गया, हम सबसे पहली चीज़ जो हम अपने पहली यूनिट में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। फिर हमें सी से सेकंड पॉइंट याद करने हैं। अब सी से सेकंड पॉइंट हम कैसे याद करें? C4 हमने बचपन में भी पढ़ा है, कार होती है, कैटरी पढ़ा होगा, हम यहाँ पर कार ले लेते हैं। कार है और कार पर आप ये सोचिए आप कहाँ जा रहे हो, अपने एम्प्लॉयमेंट डेस्टिनेशन पर जा रहे हो, आप अपनी जॉब पर जा रहे हो, अपने बिजनेस पर जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट पर जा रहे हो। एम्प्लॉयमेंट से, कार से आपको जाना चाहिए, कार पर मेनली आप जा रहे हो कहाँ पर? अपनी जॉब पर, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। वहीं से याद करते हैं थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अनएम्प्लॉयड हो या नहीं हो, ठीक है, आप में से बहुत सारे हाँ कहेंगे और बहुत सारे ना भी कह सकते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। लेकिन जो भी कह रहे हैं मैं फॉर श्योर ये तो बता सकती हूँ, आप में से कोई भी पूरी तरीके से एक तरीके से प्रॉपरली नहीं बता सकता है कि आप हो या नहीं हो। आप कंप्लीट फेथ से ये चीज़ नहीं बता सकते क्योंकि आपको अभी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। चलिए मान लेते हैं आप में से कुछ कहा किसी ने कि हम अनएम्प्लॉयड नहीं हैं। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कुछ कह रहे हैं अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड जो नहीं है, एक्चुअल में आप लोग अनएम्प्लॉयड नहीं हो क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन कहती है दोज हु आर एबल टू वर्क। एबल यानी कि एज भी होनी चाहिए, स्किल सेट भी होना चाहिए, एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए, बट डू नॉट गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क। सो वाई यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड? बिकॉज यू डोंट हैव ability and even you are not looking for a job, that's why you are not unemployed। तो यही जो हमारी जनरल नॉलेज में और पर्टिकुलरली सब्जेक्ट नॉलेज में फ़र्क है ना, वही हमारा डिफरेंस जो है वो क्लियर होता है अगर हम किसी सब्जेक्ट के गो थ्रू होते हैं। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ेंगे, हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी वही करेंगे, हम इस कंसेप्ट को सही तरीके से समझ पाएंगे कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। दूसरी चीज़ हमें क्लियर होंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमें लगता है कि हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादा होना इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है, लेकिन असल में अनएम्प्लॉयमेंट की वजह बहुत बार ये निकल कर आया हमारा स्किल सेट बहुत कमज़ोर है, हमारी एजुकेशन ट्रेनिंग इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत कमज़ोर हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे जो रीज़न काम कर रही हैं वो काम इसके हमें उनके कॉजेज भी समझने पड़ेंगे। हमने कंसेप्ट पढ़ा, हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द कॉजेज, क्या अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न है। हमारा अनस्किल्ड होना है, इंडस्ट्री का कम होना है, हम जो चीज़ें बनाना जानते हैं उनकी डिमांड का ना होना समस्या हो सकती है। तो अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट के अलग तरीके के कारण बनते हैं। तो हम कॉजेज पढ़ेंगे और फिर हम समझेंगे कि रेमेडीज़ क्या हैं। देखिए अगर मैं एक ही एग्जांपल दे रही हूँ इस चीज़ में, आप ये समझिए अगर कोई डॉक्टर आपको आपकी बीमारी के बारे में बता दे पर वो उसका ट्रीटमेंट ना कर पाए तो क्या हम उसको एक अच्छा डॉक्टर मान लेंगे? कोई भी सब्जेक्ट तब पूरा होता है जब हमें उसके पीछे प्रॉब्लम को बताने के साथ साथ में उसका इलाज भी बताया जा सके। आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ख़राब हो गया, आपने बुलाया इलेक्ट्रीशियन को, वो प्रॉब्लम तो बता दे इसमें ये खराबी है इसमें वो, पर वो उसको ठीक ना कर पाए तो हम उसको एक्सपर्ट कैसे मान लें? उसका एक्सपर्टीज जो होती है वो है आप प्रॉब्लम को प्रॉपरली डिफाइन कर सको, दूसरा उसका ट्रीटमेंट भी कर सको। यही चीज़ है, हमने पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करा और फिर हम बताएंगे कि रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं, इस प्रॉब्लम को कॉम्बैट कैसे करें, रिमूव कैसे करें, दूर कैसे करें। तो ये हमारी एम्प्लॉयमेंट की हो गई। तो हमारे 2 पॉइंट हो गए, ऐसे से हमने डॉलर याद करके इनकम किया, कार से हमारी एम्प्लॉयमेंट हुई। अब बात है ओ से हमें क्या याद आएगा? ठीक है, ओ को हम पिगी बैंक की तरीके से अपने छोटे बच्चों की पैसे जमा करने का जो है उससे रिलेट कर लेते हैं कि हम इसको एक गुल्लक की शेप दे लेते हैं और ओ से ये हमारी शेप आ जाती है, यहाँ से हमारी है और इसमें हम मनी डाल रहे हैं, तो यहाँ से हमें याद आना चाहिए थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी, इसका थर्ड स्कोप जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का है वो मनी रहेगा। अब यहाँ पर हमें समझना है कि मनी जो है और बैंकिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है और कैसे हमारी इकोनॉमी की
हेल्प कर सकता है मनी की सप्लाई को बढ़ाकर या घटाकर। ये भी आपकी एक पूरी यूनिट जाएगी जहाँ पर आपको ये चीज़ें डिटेल से समझ में आएगी। यहाँ पर आज सिर्फ आप ये समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए। आपको इतनी सारी नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पूरी आपकी इकोनॉमी कैसे चलती है, आप इतना सारा लोगों को बोलते हुए देखते हो कि इकोनॉमी में ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, आपका अपना व्यू पॉइंट क्लियर होना शुरू होगा। अभी तक आप जितना भी बोलते रहे हो कि हमारी सरकारों को ये करना चाहिए, अभी तक आप किसी की सुनी सुनाई बोल रहे हो। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आपका एक खुद का व्यू पॉइंट क्लियर होगा कि असल में चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। आप किसी के सुने बिना खुद के लेवल पर इवैल्यूएट कर पाओगे कि प्रधानमंत्री ने अगर इतना बड़ा पैकेज दिया 20 लाख करोड़ का, इसके मतलब क्या है, हमारी इकोनॉमी में क्या मायने हैं उस चीज़ के, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। तो ये हमारी हो गई थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी में हमें समझ में आएगा पूरा मनी एंड बैंकिंग सिस्टम जो है वो है क्या, वो किस तरीके से काम करता है, हमें उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग समझ में आएगी। मनी के क्या फंक्शन हैं, बैंक के क्या फंक्शंस हैं, सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है। तीसरी चीज़ हमें समझ में आएगी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई। हमारा सेंट्रल बैंक किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी को चेंज करके पूरी इकोनॉमी को हेल्प करता है, तो वो हम समझेंगे थ्योरी ऑफ मनी में। हमें समझते भी जाना है और साथ साथ याद भी करते जाना है। तो एक बार दोबारा से जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। हमने टोटल 6 में से 3 पॉइंट किए हैं। स्कोप हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ऐसे से हमने डॉलर बना के थ्योरी ऑफ, तो क्या स्कोप है, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। फिर हमने याद किया सी से एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओ से हमने याद किया थ्योरी ऑफ मनी। नेक्स्ट वर्ड है पी। पी से हम ज़्यादा नहीं करते हैं, पी से सीधा ही निकल रहा है प्राइस। नेक्स्ट हमारी आती है थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस हमने सुना है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, शायद ज़्यादातर बच्चों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पर हमें है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। किसी भी इकोनॉमी में लगातार प्राइसेस का बढ़ना या लगातार चीज़ों के प्राइसेस का घटना, उनकी डिमांड का घटना, ये सब डिफ्लेशन में आएगा। तो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप होते क्या है, आप ये मत समझिए आपको अभी सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी यूनिट्स हैं आगे। आज हम समझ रहे हैं कि ये हमें पढ़ना है आगे जाके, ये नहीं है कि ये कंसेप्ट भी हमें आज ही क्लियर हो जाए, ये ज़रूरी है। आज के दिन सिर्फ हम एक यूँ सोच लीजिए आउटलाइन तैयार कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, उसमें कलर फिर हम बाद में भरने वाले हैं। तो ये चीज़ है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप कैसे होते हैं वो हमें समझने, उन और प्राइस लेवल जो होते हैं उसमें चेंजेस किस तरीके से आते हैं और उनको किस तरीके से हम टैकल करते हैं अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। है मैंने नाम फिर से दोनों लिए, फिस्कल पॉलिसी, पॉलिसी रिलेटेड टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी रिलेटेड टू सप्लाई एंड लिक्विडिटी, सप्लाई ऑफ मनी और लिक्विडिटी, that is monetary policy. Fiscal policy is framed by our central government and monetary policy is framed by central bank. हमारे देश का आरबीआई वो बनाता है हमारे लिए monetary policy। तो वो किस तरीके से उसको यूज करने वाला है। फिर वर्ड आता है ई वर्ड आता है। ई से आज के दिन पर अगर हम देखें, ई लर्निंग चल रही है, ईमेल चल रहे हैं, इंटरनेट की मदद से गवर्नमेंट चल रही है, ई गवर्नमेंट। वहीं से हम याद करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। ई वर्ड से हम आप अपना की खुद भी बना सकते हो, रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल जो है वो किस तरीके से रहने वाला है, हम यहाँ पर ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट बजट जो है पूरी इकोनॉमी को किस तरीके से इफेक्ट करता है, इसका ये सब चीज़ें जो हैं ये हम पढ़ने वाले हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हम इसको याद कैसे करेंगे, तो हमने पढ़ा थ्योरी ऑफ प्राइसेस, रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या कुछ रोल है, हमारी गवर्नमेंट जो बजट बनाती है ये हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। और लास्ट हमने याद करना है वो हमारे पास अब लेटर खत्म हो गया है। एस से हमने इनकम याद करी, सी से एम्प्लॉयमेंट याद करी, ओ से हमने मनी याद करी, पी से प्राइस याद किया, ई से गवर्नमेंट याद करी। अब हमारे पास ये जो लाइन बची इसको कर लेते हैं एक्सचेंज रेट। इस पर हम इस लाइन पर मान लीजिए कोई चलकर जा रहा है एक्सचेंज करने के लिए और वो दूसरे देश में जा रहा है, वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर रहा है, फिर बीओपी बना लेता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, एक्सचेंज रेट, ये हमारा एक पूरी नेक्स्ट चैप्टर बनेगा, एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। हमें पता है कि 1 रुपये के बराबर $1 नहीं होता है, हमें डॉलर को खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे,
ये कैसे डिटरमाइन होता है ये हम पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट में। और हम दूसरे देशों से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड इट एंड हाउ डज इट अफेक्ट आवर इकोनॉमी, ये हम पढ़ते हैं अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये टोटल हमारे आज बन जाता है 6 स्कोप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अब याद करते जाइए, कोशिश करिए बिना पढ़े अब आप सिर्फ अपनी लर्निंग के बेस पर आंसर कर पाओ। ऐसे हमने क्या याद किया, इनकम, सो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सी से हमने क्या याद किया, कार से एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओ से हमने याद किया थ्योरी ऑफ मनी, उसको हमने पिगी बैंक के शेप देके मनी याद किया, ओ थ्योरी ऑफ मनी। उसके बाद है पी प्राइस, ई से हमने गवर्नमेंट को याद किया और लाइन से फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी। ये हमारा टोटल फील्ड ऑफ स्टडी है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो स्कोप क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी की प्रॉपर उस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट उसके अंदर आता है कि ये 6 स्कोप हैं और आपको क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। होपफुली आपको लर्न हो गया होगा, साथ साथ एक बार पढ़कर देखिए, चीज़ें और बेटर ही क्लियर होती हैं और आपका कंटेंट हमेशा पढ़ने से ज़्यादा इम्प्रूव होगा। आपको चीज़ें समझ में आती है जब कोई सामने समझा रहा है, लेकिन जितना हम ज़्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ही हम बेटर लिख भी पाएंगे उस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस जो है वो है क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो कल हमने याद कैसे किए थे, 1 बेस नंबर है, 2 वेरी कर रहे हैं। अब हमने आज याद किया लेटर वाइज। अब मैं तीसरा तरीका बताती हूँ आपको, यही पॉइंट्स टू द पॉइंट याद करने का। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या ही हम इसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लेवल पर, गवर्नमेंट के लेवल पर, वो हम समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब, हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उस पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट द लेवल ऑफ होल और एग्रीगेट इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी को पूरे के लेवल पर पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में हम अपनी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर पाएंगे। अगर हम चीज़ों को, प्रॉब्लम को सही तरीके से डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं तो हम ये कैसे मान लें हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वी हैव टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो हमें उस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हमें पहले उसको डिस्क्राइब करना चाहिए। अगर हम अपनी इकोनॉमी को डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको क्या ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इट इनेबल अस टू डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। आप अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से डिस्क्राइब कर पाओगे। किसी भी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ होती है, हमें समझ में आता है कि हमारी टोटल नेशनल इनकम कितनी है, अलग अलग सेक्टर से किस सेक्टर से कितनी इनकम आ रही है, ठीक है, कितनी हमारी इनकम जो है उसका लेवल है, ये सब चीज़ें पढ़ पाएंगे। तो पहली चीज़ है हम अपनी नेशनल इनकम, उसका नेचर, जैसे हम कहते हैं कि इंडियन जो है, इंडियन इकोनॉमी इज़ एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, कृषि प्रधान देश। ये हमें हमारी नेशनल इनकम का नेचर समझ में आता है कि मेजर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम कहाँ से अराइज होता है। तो हमें नेचर, और दूसरी चीज़ है लेवल। हम अपने आप को डेवलपिंग नेशन कहते हैं, कोई डेवलप कहता है, वो नेशनल इनकम के लेवल के बारे में चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो हम कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब अवर इकोनॉमी, वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द साइज, लेवल एंड नेचर ऑफ नेशनल इनकम। दूसरी चीज़ होती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है हमारे देश का, वो हम समझ पाएंगे। तो थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड है, साइज है, और द वे वी कैन हैंडल इट, वो हमें समझ में आएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट, उसकी थ्योरीज हम समझ पाएंगे और उन चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। लास्ट है गवर्नमेंट बजट क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये हम जो है वो समझ पाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर। तो पहली चीज़ है कि हम कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब अवर इकोनॉमी, वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब साइज ऑफ नेशनल इनकम, इट्स नेचर, एंड सो वी विल बी एबल टू describe size of national income, nature of national income and level.
अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमें यही नहीं पता हमारे देश में कितने लोग बेरोज़गार हैं, किस स्किल सेट के लोग बेरोज़गार हैं, तो हम क्या ही बेरोज़गारी दूर करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें क्लियर होगा। गवर्नमेंट बजट का साइज़ क्या है, ये इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में कितना ही काम कर पाएगा, उसका साइज़ इतना भी है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को कितने पॉजिटिवली अफेक्ट कर पाएगा, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। जब हमने अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर लिया, अब हमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट याद आना चाहिए, सेकंड हम इसी से कनेक्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी हो गया, हमने अपनी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर लिया। नेक्स्ट लेवल पर जब हमने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर लिया, सिर्फ उसको वहीं थोड़ी छोड़ देना, अब हम अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के रास्ते पर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब तो कर लिया है, अपनी इकोनॉमी को भी डिस्क्राइब कर लिया, उसकी प्रॉब्लम को भी डिस्क्राइब कर लिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन काफ़ी नहीं है ना, अब हमें उससे आगे जाना है। और दैट इज़ अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिस्क्राइब करने के बाद हम अपनी इकोनॉमी को कहाँ लेकर गए, हमने उसके लिए बनाया रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो रोड मैप है, उसके लिए हमें वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम प्रिपेयर करने पड़ेंगे जिनकी हेल्प से हम अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, हमें अपनी इकोनॉमी की नीड्स और वांट्स को अंडरस्टैंड करने में, उनको एड्रेस करने में हेल्प करेगी। अगर हम अपनी इकोनॉमी की ज़रूरतें ही नहीं समझ सकते कि हमारे यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रक्चर है, हम अगर उसको समझ पाएंगे तभी हम सही लेवल पर प्रॉब्लम एड्रेस कर पाएंगे। तो रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हर एक देश के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि उसके चैलेंजेस अलग हैं। तो हमने अपनी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर लिया है, अब हमें उसके लिए एक रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तैयार कर सकते हैं विद प्रॉपर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जो आती है, अब रोड मैप तैयार हो गया हमारा, नेक्स्ट चीज़ आती है, हमें सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करनी है, हमें ये भी इंश्योर करना है कि इकोनॉमी में जो अप डाउन्स आएंगे, हाउ टू डील्स विद दैम, ठीक है, तो उनके साथ किस तरीके से, इसको हम लिखेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जब हम बहुत स्पीड से आगे चलने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, इनस्टेबिलिटी आने की भी प्रोसेस बढ़ेगी। अब हमें इंश्योर करना है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किस तरीके से आएगी, आर्थिक स्थिरता की। इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी गैप आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट उसको अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से किस तरीके से ठीक कर सकती है। ये चीज़ें हो गई। तो ये हमारा थर्ड जो है सिग्निफिकेंस होगी कि हम ये सीखेंगे कि हाउ टू स्टेबलाइज इकोनॉमी। हमने पहले ये समझा कि डिस्क्राइब कैसे करें, फिर ये देखा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हम इंश्योर करें। तीसरी चीज़ है कि ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ हमने ये भी देखना है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। किसी भी तरीके की इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से रिमूव करें अपनी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से। नेक्स्ट है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आ गई, लेकिन अगर आप अपने ही अपनी इकोनॉमी में काम कर रहे हो, बाहर की दुनिया में आपको कोई जानता ही नहीं है, तो हम कैसे माने कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। वर्ल्ड लेवल पर भी तो कोई पहचान होनी चाहिए, और हमारी पहचान होगी हम कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं। यहीं से याद करना है, स्टेबिलिटी आते ही फिर हम दूसरे देशों से व्यापार करने चले गए, तो वहाँ से हम वर्ड लेकर आए BOP। हमारी BOP का स्टेटस क्या है, लेवल क्या है, हमारी दूसरे देशों के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी कितनी है, ये हम समझेंगे। ये भी हमें तभी समझ में आएगा जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक सिग्निफिकेंस ये भी है, हम ये समझ पाएंगे कि हमारी दूसरे देशों के इंपोर्ट के ऊपर या हमारी वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड है, उसमें हमारे एक्सपोर्ट की जो है हिस्सेदारी कितनी है। तो ये हमारा BOP जो है, उससे हमें समझ में आएगा। तो हमारे 4 पॉइंट पहले क्लियर हुए कि सिग्निफिकेंस क्या है, हम अपनी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ग्रोथ डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार कर पा रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं, BOP जो है वो हम ठीक पा रहे हैं। अब BOP हो गई। नेक्स्ट हमारे सामने जैसे ही BOP की बात हुई, कुछ लोगों ने कहना शुरू करना कि आप विदेशी व्यापार के सोच रहे हो और अपने देश के अंदर जो गरीबी है, पोल्यूशन, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो सोचो, गरीब हमेशा ही बाद में आने के रहा है, तो अभी भी हम उसको बहुत बाद में ही लेकर आना है। अब आ रही है हमारी पॉवर्टी और इन्वायरमेंट पोल्यूशन। पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ये प्रॉब्लम हमारे लिए कितनी बड़ी है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, और इन प्रॉब्लम को किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम को किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। हम ही इन प्रॉब्लम का साइज़, इनकी नेचर, वो सब समझ में आएगा अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। और अगर हम लास्ट पॉइंट करें, तो ये टोटल हमारे जो है 5 पॉइंट हो गए, 6 सिग्निफिकेंसी हैं। और लास्ट है, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम अच्छी नीतियाँ बना पाएंगे अपनी इकोनॉमी में सुधार के लिए।
ये होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हम राइट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जब समझेंगे तो ही हम इस तरीके की पॉलिसी बना पाएंगे कि हम उन सब चीज़ों को ठीक करें। तो ये है हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन। वी विल बी एबल टू मेक more effective and efficient policy to address the needs and requirement of economy। तो अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को ज़्यादा अपना वेलफेयर सेंट्रिक बनाना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी इकोनॉमी की नीड्स वांट्स को उसको मैक्रो लेवल पर समझना ज़रूरी है। तो किसी को भी गवर्नमेंट के लेवल पर खासकर अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है या हमें उसको इवेलुएट करना है कि हमारी गवर्नमेंट कितना अच्छे तरीके से काम कर रही है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्या हेल्प करती है। तो यूँ सोच लीजिए कि हमारी प्रॉब्लम को समझने से, हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने से लेकर उसके लिए पॉलिसी बनाने तक जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना रोल प्ले करती है। ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया और इसके साथ साथ ही आपका यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन वो भी पूरा होता है। इसमें हमने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर हमने पढ़ा स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस। मैंने कोशिश करी आप इसको याद भी करो अलग अलग तरीके से, सिर्फ उनको समझने के पर ही ना रहो, उसको याद भी साथ साथ करो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।